Good morning, students. Today we will study geography. Our first chapter is our environment. What is environment? What do you think? What is environment? Yeah, the environment is the natural world, the conditions in which we live, or we can say that anything that surround us is environment. जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जिस सर्कमस्टांसेस, जिस चीज़ों के बीच में हम रहते हैं, जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, वो सब क्या है? एनवायरनमेंट. लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स, man made things, roads, homes, houses, all these include together make the environment. So we will read our first chapter, our environment. We all like to look around us. We are fascinated by objects of natural beauty like landforms, rivers, trees, green fields, and animals encircling us. At the same time, we are helped by man made objects like houses, roads, bridges, shops, industries, etc. मतलब कि हम अपने आसपास अगर देखें तो हम बहुत सारी नेचुरल चीज़ों से घिरे हुए हैं, जैसे कि ज़मीन है, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान हैं, जानवर हैं, और उसके अलावा हम कुछ मैन मेड चीज़ें भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे कि घर, सड़कें, पुल, दुकानें, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं एनवायरनमेंट. Next, the Subro stays in a village in Bengal. On his way to school, he passes by lush green fields with animals grazing on it. सुब्रो नाम का एक लड़का बंगाल के गांव में रहता है और वह जब भी स्कूल जाता है तो वो अक्सर गुजरा करता है बहुत हरे भरे खेतों से. इर्द गिर्द वो जानवरों को देखता है जो चारावाह में चार रहे होते हैं. तो उसके अलावा देयर इज़ अ रिवर अलॉन्ग हिज वे विद लॉट्स ऑफ ट्रीज अराउंड इट्स बैंक. रास्ते में नदियाँ भी आती हैं जिसके किनारे पे बहुत सारे पेड़ हैं. देर आर लॉट्स ऑफ चर्पिंग बर्ड्स इन द मैंगो ऑर्चर्ड, अदर ट्रीज. He passes by the village pond, many huts and shops. What he sees around himself is the environment in which he lives. वो और भी बहुत कुछ चीज़ें देखता है रास्ते में, जैसे कि घर, नदी, झोंपड़ियाँ, दुकानें, बहुत कुछ देखता है. तो वो जो कुछ भी उसके इर्द गिर्द है, जो कुछ भी वो अपने इर्द गिर्द देखता है, वो क्या है? वो है एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट जिसमें वो रहता है. Next topic is the geographical conditions that prevail around us comprise our environment. In simple language, the surroundings of a living thing in which it exists, it is termed as environment. अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ऐसी सिंपल चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जिसमें हम रह पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, वो क्या है? environment. Our Earth is termed as a unique planet because of its favorable environment that sustains life forms. अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, सबसे अलग प्लैनेट कहा जाता है. जानते हो क्यों? क्योंकि इस पे जीवन पॉसिबल है, इस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. क्यों? क्योंकि इस पे सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं जो एक मनुष्य को जीने के लिए चाहिए. हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे आगे जिसकी वजह से ये पॉसिबल है. फर्स्ट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स फेवरेबल पोजीशन इन द सोलर सिस्टम. क्योंकि ये सोलर सिस्टम, हम अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आता है सन, फिर मर्करी, वीनस, अर्थ, है ना. तो हम देखें तो ये थर्ड नंबर पे लाई करता है हमारे सोलर सिस्टम में. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इसका टेम्परेचर, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही है. सूर्य का जितना तापमान धरती पे आना चाहिए उतना ही आता है, जो कि जीवन के लिए एक सबसे मुख्य कारण है. सेकेंड पॉइंट, लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड द प्रोटेक्टिव एनवलप ऑफ एटमॉस्फेयर. यहाँ पे हमें जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन गैस, वो मिलती है. और उसके अलावा एक बहुत अच्छी एनवेल्प है एटमॉस्फेयर का, ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों से बचाती हैं और अलग अलग चीज़ें प्रदान करती हैं. थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म असेंशियल फॉर लिविंग बींग्स. पानी का होना, धरती पे पानी का होना मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं विदाउट वाटर लाइफ इज़
impossible. And the fourth point is land with various relief features and productivity. चौथा मुख्य कारण है लैंड, ज़मीन, और ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत अच्छे फीचर्स वाली ज़मीन। हम ज़मीन पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेती से हम अपना खाना उपजा सकते हैं, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट that favors growth, survival and evolution of various species of plants and animals life। तो ये सब फैक्टर्स मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पे मनुष्य बढ़ सकता है, सर्वाइव कर सकता है। उसकी बहुत सारी, मनुष्य के इवन पेड़ पौधों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे जीवन व्यतीत कर सकती हैं। It provides us with the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the habitat we live in। चार मुख्य चीज़ें ये हमें देता है, हवा सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, और हैबिटेट रहने के लिए घर देता है। From this discussion on the Earth's unique environment, you must now be able to identify the components of our environment। अब हम समझ सकते हैं कि हमारे environment के मुख्य components क्या हैं, किन किन चीज़ों से हमारा component बना है, किन किन component से हमारा environment है जो बना है। Geography as a discipline of social science introduces us to the interrelationship between living organisms and the environment। इस चैप्टर में या ज्योग्राफी में हम मुख्य तौर से देखेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो एनवायरनमेंट है वो आपस में जुड़ा हुआ है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ टू मेन नेचुरल कंपोनेंट्स। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दो मेन कंपोनेंट से बना है, एक है फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल को हम नॉन लिविंग भी कहते हैं और उसको अबायोटिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट ये देखिए आप, बायोटिक लिविंग थिंग्स जो जीवित हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, बायोटिक हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ये जीवित हैं। और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पानी, मिट्टी, हवा, मिनरल्स, लाइट, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। The three main domains of the earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere। अगर हम अपने धरती के तीन मुख्य डोमेन्स की बात करें तो वो हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या है। तो ये तीनों मिलके हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि द नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन थ्राइव इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर। अब पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर का, फिर हमें समझ आएगा कि बायोस्फीयर क्या है। आप ये इमेज देखिए, एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर का मतलब है जो गैसेस हमारे इर्द गिर्द हैं, जैसे ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, ओजोन जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। हमारे एटमोस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस का जो मिलन है वो मिलके क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर। और हाइड्रोस्फीयर का मेन कंपोनेंट क्या है, वाटर, पानी। पानी के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, आइस, रिवर्स, ये हमारे आइसलैंड्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, पोन्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोस्फीयर, जो हमें पानी जिनका मुख्य तत्व है। थर्ड है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आती है हमारी ज़मीन, रॉक्स, मिनरल, सॉइल, ये सब क्या है, लिथोस्फीयर। और जब तीनों चीज़ें, इनका सेंटर पार्ट अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इनका सेंटर पार्ट ध्यान से देखोगे बायोस्फीयर वाला, तो जब तीनों चीज़ें कुछ मात्रा में प्रॉपर जगह पे मिल जाती हैं, जहाँ पे उचित हवा है, उचित ज़मीन है और उचित पानी की मात्रा है, तो वो एरिया बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ एरिया वेयर वी कैन लिव, जहाँ पे ह्यूमंस जो हैं वो रह सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे मनुष्य रह सकते हैं। जैसे हम ये पढ़ें, द नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन थ्राइव इज टर्म्ड एज बायोस्फीयर। ऐसा जगह जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं, वो एक उचित जगह जहाँ पे ये सब मिलते हैं, उस जगह को बायोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीवित रह सकते हैं, उन्हें उपयुक्त मात्रा में पानी, हवा और ज़मीन जो है वो मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक आर लिविंग वर्ल्ड और बायोस्फीयर। इट इज़ द नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट्स विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जहाँ पे तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं और इंसानी जीवन को सपोर्ट करती हैं। ठीक है।
इसके अलावा अगर आप ये चार्ट देखो, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, दो कंपोनेंट्स हैं, एक नेचुरल, एक कल्चरल और मैन मेड। नेचुरल में हमने दो चीज़ों के बारे में पीछे पढ़ा, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक हमारी नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें लैंड, वाटर और एयर आ गए हमारे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। अब बायोलॉजिकल में हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा है कल्चरल और मैन मेड, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जैसे रेजिडेंशियल एरियाज, हाउसेज, बिल्डिंग्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, रोड्स, ब्रिजेस, इकोनॉमिक चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो मॉन्यूमेंट्स, पार्क्स, ये सारी सोशल और कल्चरल चीज़ें, ये सारी क्या है, मैन मेड हैं। अभी हम फिलहाल नेचुरल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल अबायोटिक के बारे में, लैंड, वाटर और एयर। लैंड मीन्स लिथोस्फीयर, वेयर लैंड इज अवेलेबल टू लिव। हाइड्रोस्फीयर, वाटर जिसका मेन कंपोनेंट था, और एटमोस्फीयर जिसका एयर मेन कंपोनेंट था, जो हमारे जीवन के मुख्य 3 चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं बायोटिक की, जिसमें हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। The living organisms of this life-bearing zone comprising plants, animals and humans make us biological environment। तो जो ये plants, animals और humans हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा biological environment बनाते हैं। हम physical environment के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। The living environment is also termed as biotic environment। इसको biotic environment भी कहा जाता है। The biotic environment is dependent on the determined by the biotic environment। तो इसको abiotic के नाम से मतलब डिपेंड है ये अबायोटिक पे। इसमें कहने का मुख्य आधार ये है कि जो बायोटिक, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं, अबायोटिक के। हम ह्यूमंस, हम मनुष्य बायोटिक में आते हैं, लेकिन क्या हम हवा, पानी और ज़मीन के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या है, अबायोटिक पे डिपेंडेंट हैं। So on the basis of their origin, apart from natural environment, we can identify the human elements in our surroundings like houses, roads, industries. This is man-made environment। ये सब क्या है, man-made है, artificial environments हैं ये सारे, जो man के द्वारा। इट इज़ द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दैट ह्यूमन्स क्रिएट टू लिव अ कम्फर्टेबल लाइफ। ये सब इंसान ने अपने जीवन को स्मूथ, कंफर्टेबल बनाने के लिए चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि पहले वाले टाइम में क्या था, कुछ ज़्यादा रोड्स नहीं हुआ करती थी, पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़कें होती थी। बारिश के दिनों में रास्ते ख़राब हो जाया करते थे, मिट्टी के ढलानों की वजह से रास्ते बंद हो जाया करते थे। तो धीरे धीरे ह्यूमन ने अपने कम्फर्ट के लिए ये सब चीज़ें बनानी शुरू करी, जिससे उसको आसानी मिले, जिससे उसका जीवन जो है वो कम्फर्टेबल हो जाए। ह्यूमन क्रिएट्स अ ह्यूमन एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट कंप्राइजिंग एलिमेंट्स ऑफ बेटर लिविंग। अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए सब बनाया गया, ताकि मतलब कुछ चीज़ें फैमिली और कम्युनिटी के इंटरेक्शन के लिए भी बनी, कुछ एजुकेशन सिचुएशंस को देखते हुए भी बनी। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ह्यूमन ने बनाई, जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई। अब हम बात करेंगे सब आगे। हमने पीछे चीज़ें देखी थी, हमने ध्यान से देखोगे तुम तो ये चीज़ें जो हमने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस वाली चीज़ें देखी थी। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? All living things have a complex relationship with other organisms and with their environment. To study these interactions is called ecology। हर चीज़ का, हर लिविंग थिंग का, हर जीव जंतु का एक दूसरे जीव जंतु के साथ एक रिलेशन है। हर ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ या अपने एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशन है। तो उस एनवायरनमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी क्या है हमारी, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। द स्टडी ऑफ दीज इंटरेक्शंस इज बेसिकली कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, इकोसिस्टम बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड स्टडी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट। मतलब अलग अलग जगहों के अलग अलग एनवायरनमेंट की स्टडीज़ को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन कैन लिव इन अ कंप्लीट आइसोलेशन। कोई भी चीज़, चाहे मनुष्य है, चाहे जानवर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, वो बिल्कुल अलग नहीं रह सकते, आइसोलेशन में नहीं रह सकते। दे ऑल डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट फिजिकल सराउंडिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। वह अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, उनका जो जीवन है वो उस पर डिपेंड करता है। इन द प्रोसेस दे इंटरेक्ट विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे आश्रय भी करते हैं। दीज इंटर रिलेशनशिप क्रिएट एन इको सिस्टम अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो इन
चीज़ों का आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, एक दूसरे के ऊपर आश्रय करना ही मिलकर क्या बनाता है, इनके रिलेशनशिप जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर। ठीक है। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म has certain limiting conditions for its growth and survival in the biosphere. The surroundings, physical environment, the immediate home of organism is termed as its habitat. हर जीव जंतु को अपनी कंडीशंस के अंदर अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा इंटरमीडिएट होम मिल जाता है या उसमें वो ढल जाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। जैसे बर्फ़ में रहने वाले जानवरों का हैबिटेट क्या है, ग्लेशियर्स हैं। अब जो बर्फीले जानवर हैं उनको अगर हम नॉर्मल गर्मी वाले इलाकों में ले आएँ तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरू से उनका हैबिटेट जो है वो बर्फीले इलाके रहे हैं। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर हर जीव जो है अपने आप को ढाल लेता है, वो क्या है, उसका हैबिटेट कहलाता है। A community is a group of animals, plants and microorganisms that live together in the same area of habit or habitat. ऐसी कम्युनिटी होती है एक एनिमल्स की, प्लांट्स की, जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे आश्रय करते हैं, तो वो सारे मिलके सेम एक हैबिटेट के अंदर रहना शुरू कर देते हैं और एक अपना इकोसिस्टम जो है वो बना लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड कैन सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज ऑफ लिविंग बींग्स। कि अगर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर फिजिकल और क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक्स की भी बात की जाए तो देश की भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, अलग अलग तरह की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो पाई जाती हैं, तो लिविंग बींग्स भी उसी कंडीशंस को सपोर्ट करते हैं और वहीं के रहने के आदी हो जाते हैं। फ्रॉम अ टाइनी पॉन्ड टू अ वास्ट फॉरेस्ट, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लिविंग कम्युनिटी, देयर एनवायरनमेंट एंड देयर इंटरेक्शंस। तो ऑल एंड ऑल, चाहे हम एक छोटे से नदी के किनारे की बात करें या छोटे से तालाब की बात करें या बहुत घने जंगल की बात करें, इकोसिस्टम किसको मिलके बना है, लिविंग कम्युनिटी, जो वहाँ पर रह रहे हैं जीव जंतु, उनका क्या एनवायरनमेंट है, उनके इर्द गिर्द की चीज़ें क्या, और वो आपस में एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, कैसे रिलेशनशिप है उनके आपस में, ये सब मिलके क्या बनाता है, इकोसिस्टम। अगर हम इकोसिस्टम की कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। मोनी लिव्स इन असम विच गेट्स हैवी रेन्स इन द मानसून सीजन। मोनी असम में रहता है जहाँ पे मानसून के दिनों में बहुत भारी बारिशें होती हैं। देयर आर डेंस ब्रॉड लीव्ड हार्डवुड फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, उसके लोकेलिटी के इर्द गिर्द बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं और कुछ अंडर ग्रोथ हैं, कुछ जो अभी नहीं प्रॉपर तरीके से उग पाए हैं। सम एरियाज हैव बुशेज एंड टॉल ग्रासेस, कुछ जगहों पर बहुत लंबी लंबी घास है। मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड, और बहुत तरह के पशु पक्षी और जो जानवर हैं या कीड़ मकोड़ हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। द मंकीज एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, जो उनमें से बंदर हैं या जो कुछ पक्षी हैं वो पेड़ों पर रहते हैं। द राइनासोर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन द स्वैम्प्स, जो राइनासोर एलिमेंट्स हैं वो घने जंगलों में रहते हैं। शी इज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन इट्स रेन बिकॉज इट ब्रिंग्स लश ग्रीनरी एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज रीजन। जब भी वहाँ बारिश आती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे जो हरियाली है उसके इर्द गिर्द की वो और ज़्यादा लहलहाने लगती है और उसका जो एरिया है वो खुशी की लहर में खो जाता है। तो ये क्या है, ये उसका एनवायरनमेंट है, ये उसका इकोसिस्टम है। उसके इर्द गिर्द इस तरह के जानवर पाए जाते हैं, इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसा मौसम है, इतनी बारिश आती है, तो ये सब चीज़ें क्या एक दूसरे पर डिपेंड हैं और ये सब मिलके क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम। ऐसी एक और एग्जाम्पल दे रखी है। डुलू नामग्याल लिव्स इन अ लद्दाख, एक लड़का है जो लद्दाख में रहता है। इट इज़ माउंटेन्स एंड कोल्ड, वो बहुत पहाड़ी और ठंडा इलाका है, बारिश बहुत कम होती है, इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, पहाड़ों से ढकी हुई हैं। और द सराउंडिंग हिल्स आर बेयर विदाउट मच वेजिटेशन, वहाँ पे खेती बाड़ी भी ज़्यादा नहीं है। ही लव टू चेज द तिब्बतन डंकीज एंड माउंटेन काउज दैट ग्रेज इन द एल्पाइन ग्रासलैंड्स, वहाँ पे वह जो काउज हैं स्पेशल एल्पाइन ग्रासलैंड्स में जो चरती हैं वह उनको चेज करते हैं। और समटाइम्स दे सी स्टाइल मूर यॉक्स इबेक्स इन हाई एरियाज, तो इस प्रकार के कुछ जानवर भी वहाँ मिलते हैं जो कोल्ड डेजर्ट के एरियाज हैं वहाँ पे। विच आर रेयर्ड बाय नॉमडेनिक ट्राइब्स लिविंग देयर, वहाँ पे एक बैक्टीरियन कैमल्स, हम कैमल्स भी जो हैं वो हैं। तो ये क्या है, वहाँ पे क्या है, बर्फ़ है, पहाड़ हैं, इस तरह के जानवर हैं, खेती बाड़ी कम है, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये भी एक इकोसिस्टम बनाते हैं। द वेजिटेशन, द वाइल्ड लाइफ, द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। खेती बाड़ी, जंगली जीव जानवर,
जीव जंतु और रहने का ढंग लोगों का, ये जगह से जगह पे है, अलग अलग है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे जैसे हमारी जगह बदलती जाएगी, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के इर्द गिर्द की चीज़ें, वहाँ लोगों का रहने का ढंग संग सब बदलता जाएगा। ऑल दीज डिफरेंट एरियाज कंप्राइज डिफरेंट इकोसिस्टम। तो इस तरह के अलग अलग भिन्न भिन्न जो जगहें हैं वो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स को फॉलो करती हैं, अलग अलग इकोसिस्टम से बनी हैं। Even the village's pond that Suboro passes by on his way to school has a separate ecosystem. Aquatic plants like water hyacinth, water lily, and lotus grow in it. Fish, frogs, aquatic birds, and microorganisms live in water. Do you think that aquarium is a natural ecosystem? और इट इज़ अ मैन मेड। तो कहते कि अब जो सुब्रो था, जो गांव जाता था, रास्ते में उसके एक जो तालाब आता था, कहते वहाँ का भी एक अलग इकोसिस्टम होगा, उसमें रहने वाले जो डड्डू या सांप या कुछ इस तरीके के जानवर होंगे वो अलग होंगे, उसमें मछलियाँ होंगी, अलग तरह के एक्वेटिक बर्ड्स होंगे, उनका रहने का तरीका अलग होगा। अब दूसरी, ये तो था नेचुरल हैबिटेट, लेकिन अगर हम बात करें एक एक्वेरियम की, तो वो एक्वेरियम क्या नेचुरल है या मैन मेड? वो मैन मेड है, क्योंकि हम मतलब इंसान द्वारा एक छोटी सी जगह में पानी डाल के 2-4 जीव जंतु, उसमें जो जलीय जीव जंतु हैं वो डाल दिए जाते हैं, तो वो मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं है। आपने देखा होगा उसमें फूड डालना पड़ता है फिशेस के, लेकिन तालाब में जाके मछलियों के लिए खाना कोई नहीं डालता, समुद्र में जाके मछलियों के लिए खाना कोई नहीं डालता, क्योंकि वो नेचुरल है, वो अपने आप अपना आश्रय करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप है, कौन किसको खाएगा, कौन किसका भोजन बनेगा, वो एक फिक्स है इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन जो हमारे एक्वेरियम्स वगैरह रहते हैं ये मैन मेड है, इसमें हमें भोजन वगैरह टाइम टू टाइम जीव जंतुओं को देना पड़ता है, तो इट्स अ मैन मेड। हाउ लार्ज इज़ एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम कितना बड़ा हो सकता है? वी कैन कंसीडर अर्थ एज अ जायंट इकोसिस्टम। हम पूरी धरती को, संपूर्ण धरती को एक इकोसिस्टम मान सकते हैं, हर चीज़ एक दूसरे पे आश्रित है, इतना बड़ा, इतना वेरी हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर्स, एक छोटे से पोंड से लेके और हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक इकोसिस्टम है, हर जगह का अलग है, मान ले तो सबका इकट्ठा मान ले तो बहुत बड़ा है। इवन अ वेरी स्मॉल एरिया में सपोर्ट अ यूनिक कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। और कई बार बहुत छोटी सी जगह पे हमें बहुत सारे लिविंग बींग्स का आपस में जो है वो यूनिक कलेक्शन मिल जाएगा, किस तरीके से वो एक फूड वेब बना के रह रहे होंगे। Interaction within the biotic environment. The major components of the biotic environment are producers and consumers. Within the biosphere, plants are the producers. They are capable of producing their own food directly from the environment. They are termed as autotroph. मतलब अब बात करते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि प्लांट्स में जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, कंज्यूमर्स थे, ये सब चीज़ों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे आते हैं प्लांट्स। इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है और इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। इनको प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये अपने लिए खुद भोजन बनाते हैं, किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। ये अपना खाना बनाने के लिए खुद सक्षम हैं। ये मिट्टी में से कुछ तत्व लेते हैं जिन और सनलाइट में अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्लोरोफिल पिगमेंट जो इनके लीव्स में पड़ा होता है और प्लस सनलाइट को लेके अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं कंज्यूमर्स, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं। जो जैसे कि हमारे ये भेड़ बकरियां घास चरने जाती हैं, तो घास तो खुद उगती है, वो अपने लिए खुद पेड़ पौधे खाती हैं, वो खुद प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन जो भेड़ बकरियां हैं वो क्या है, या जो ग्रास होपर है जो ग्रास खाता है वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पे आश्रित है, वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। अगर अब हम इसमें बात करें कंज्यूमर्स में, तो हमारे पास 3 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं बेसिकली: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जैसे ग्रास ऊपर प्लांट्स खाते हैं, शीप प्लांट्स खाती हैं। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दूसरे जीवों को खा लेते हैं। दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरस। जैसे फ्रॉग ग्रास होपर को खा लेता है, तो ग्रास होपर क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर, दे डिपेंड ऑन ग्रास। लेकिन फ्रॉग ने क्या किया? ग्रास होपर को खा लिया। उसके बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। ये इस तरह के कंज्यूमर्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जो बड़े होते हैं जीव, वो छोटे जीवों को खा लेते हैं, जैसे स्नेक फ्रॉग को खा ले। तो ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज हैं: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है बेटा? तो हर्बीवोरस वो जो
प्लांट्स खाते हैं, जो प्लांट ईटर्स हैं। कार्निवोरस वो जो मीट ईटर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर्स, लेपर्ड्स। ओमनीवोरस वो जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, जैसे बियर्स, बबून्स। ये सब क्या करते हैं, ये प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं। एक चौथे टाइप की कैटेगरी होती है जो बहुत अलग है और बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का। दिस आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या है, ये इनको स्केवेंजर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स को खाते हैं। जो मरी हुई चीज़ें या सड़ी हुई चीज़ें होती हैं, गली हुई चीज़ें होती हैं, ये उनको खाते हैं और उनको इतना ज़्यादा मतलब डीकम्पोज कर देते हैं खा के कि उनको वापस मिट्टी में मिला देते हैं। वो मिट्टी में मिल जाती हैं या पानी में घुल जाती हैं, वो इतना गायब कर देते हैं। डीकम्पोज्ड मटेरियल्स एंटर एज ए न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल और दे कैन डिजॉल्व इन द वाटर। जैसे कि फफूंद का ये फंगस, डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, हम कहते हैं ना इसको कीड़ लग गया, ये नष्ट हो गया, तो वो कीड़ क्या करते हैं, उसको मिट्टी की भांति बना के मिट्टी में मिला देते हैं। इन एनी इकोसिस्टम स्पीशीज ईट एंड आर ईटन बाय अदर स्पीशीज। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक स्पीशीज खाती है और दूसरे द्वारा खाई जाती है। द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर इन द फॉर्म ऑफ फूड कंज्यूम्ड। दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज अ फूड चेन। फूड चेन बेसिकली क्या है, देखो इधर सनलाइट से प्रोड्यूसर ने प्लांट बनाया, ठीक है। प्लांट बनने के बाद उसने क्या किया, उसको रैबिट ने खा लिया। रैबिट हर्बीवोरस था, वो घास खाता है। अब लोमड़ी ने क्या किया, रैबिट को खा लिया। वो क्या हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर हुई, क्योंकि उसने दूसरे जानवर को खा लिया। अब टाइगर ने क्या किया, लोमड़ी को खा लिया। और फिर जब बचा गला उसने जो छोड़ दिया, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खाया और डीकम्पोजर्स ने उसको डीकम्पोज करके वापस मिट्टी में मिला दिया। और वो मिट्टी वाले जो मिट्टी में मिल गया वो डीकम्पोज पार्ट, वो दोबारा न्यूट्रिएंट्स बन के प्लांट को ग्रो करने में, अपना खाना बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये सारे एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट होती जाती है। एक दूसरे के लिए एनर्जी बना, दूसरा तीसरे के लिए, तीसरा चौथे के लिए, और वो फिर से डीकम्पोजर्स द्वारा वापस प्लांट्स को मिल गया मिट्टी में डीकम्पोज होने की वजह से। तो ये सब मिलके एक फूड चेन बनाते हैं, एक दूसरे का खाना बनते हैं, और दे आर कॉल्ड फूड चेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है डायनामिक एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। सीजनल एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक changes after the environment, physical changes over the surface of earth like drifting of continent and slow sudden changes in the landforms change the environment. All these factors have caused extinction of some species of plants and animals. On the other hand, new species of plants and animals have adapted to change the environment. The evolution of man is also a result of the environment changes. The physical and biological component in the environment are thus said to be dynamic in nature. Human beings also alter the environment they adversely affected to satisfy their wants. अब देखते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट में क्या कहना चाह रहा है कि दिन प्रतिदिन चीज़ें बदल रही हैं। हमारे यहाँ हम देखें तो गर्मी ज़्यादा होने लगी है ना, बारिशें कम होने लगी हैं या बेमौसम बारिशें होने लगी हैं। तो ये सब इसके मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण है जो मनुष्य ने अपने मतलब अपनी फ़ायदे के लिए, अपने सेटिस्फैक्टरी वांट्स के लिए जो एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करी है, जो इकोसिस्टम को ख़राब किया है, तो इसके पीछे मुख्य कारण वही हैं। अब देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। हाउसेज, बिल्डिंग्स, शॉप्स, रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, डैम्स, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स एक्सेट्रा आर मैन मेड और ह्यूमन मेड। हम सब जानते हैं ये सब चीज़ें, बिल्डिंग्स, शॉप्स वगैरह किसके, मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। मैन क्रिएट्स द कल्चरल एनवायरनमेंट टू लीड अ बेटर लाइफ। इन द प्रोसेस ही मॉडिफाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज नीड। अब मनुष्य ने क्या किया, अपनी ज़रूरतों को, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जो नेचुरल चीज़ें थी उनको छेड़छाड़ करके बदलाव किया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एंड टुडे देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस अनटच्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और आज के टाइम पे बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों द्वारा नहीं छुई गई। बहुत कम ऐसी जगह है, हर जगह इंसान ने पहुंच गया है। चाहे वो जंगल है, उसने पेड़ काट काट के जंगल ख़त्म कर दिए हैं, शहर बसा लिए हैं। अगर हम बात करें, मॉडर्न मैन हैज़ पोल्यूटेड एंड डिस्ट्रॉयड द नेचुरल एनवायरनमेंट। आज के इंसान ने जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसको बहुत बुरे तरीके से नष्ट कर दिया है। विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सप्लॉयटेशन टुक ऑन न्यू डायमेंशंस। दिन प्रतिदिन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कूड़ा करकट नदियों में जा रहा है, धुआं आसमान में मिल रहा है। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट को नष्ट कर रहे हैं। ग्रेजुअली एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग ग्लोबल क्लाइमेट वाज अफेक्टेड।
अगर हम देखें तो मतलब ये जो धीरे धीरे हर क्लाइमेटिक जो ग्लोबली जो हमारा क्लाइमेट है ये उसको इफेक्ट कर रहा है। जो छोटी नुकसान हम धरती को पहुंचा रहे हैं, सब मिलके उसको बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। Then a section of mankind realized that for survival on earth we have to take care of our environment. As a result, environment revolution came up. The proper planning steps or can be taken to control pollution and destruction of our environment. It is wise to remember that we need the earth much more than the earth need us. लेकिन मनुष्य को थोड़ा बहुत समझ आया कि हाँ वो बहुत गलत कर रहा है, दिन प्रतिदिन जो इकोसिस्टम जो एनवायरनमेंट का विनाश कर रहा है। तो फिर उन्होंने कुछ धरती को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ प्लानिंग्स की। और इसका मुख्य तथ्य था, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें धरती की ज़रूरत है, धरती को हमारी ज़रूरत नहीं है। अर्ली मैन अडेप्टेड हिमसेल्फ टू हिज नेचुरल सराउंडिंग्स एंड लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर। पहले के जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, जैसा था उसको वैसे ही रखते थे, कभी उसका विनाश नहीं किया। उसको यूज़ तो किया लेकिन अकॉर्डिंगली, उसको विनाश की तरफ नहीं लेके गए। बट विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम his wants went on increasing, man become a serious threat to the environment। लेकिन दिन प्रतिदिन इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गई और वो रोज़ के रोज़ धमकी बनता गया अपने एनवायरनमेंट के लिए। He overexploited nature to satisfy his greed. Progress of science and technology equipped him with sophisticated tools to exploit and tap nature। दिन ब दिन साइंस के द्वारा दिए गए ऐसे औजार या उसकी ज़रूरतों ने उसको एनवायरनमेंट नष्ट करने की ओर उतारू कर दिया। ही ऑल्टर्ड द इकोसिस्टम ऑफन विदाउट रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन। हमने पूरा इकोसिस्टम में बदलाव किया बिना जाने कि इसका अंत क्या होगा। हमने बहुत ज़्यादा जंगल जो हैं वो काट के खाली कर दिए, इंडस्ट्रीज़ और रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए जंगल साफ़ कर दिए गए, घर बना लिए गए। कितने प्लांट्स की स्पीशीज़ जो हैं वो गायब हो गई और उन पे रहने वाले जो एनिमल्स थे या जो उन पे आश्रय करते थे, जो जानवर जीव जंतु, उनके घर उजड़ गए। और इसका मुख्य कारण था ओवर पॉपुलेशन, जिसने कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। अब देख सकते हैं किस तरीके से अब ये पॉल्यूशन जो है वो हमारी हवा को दूषित कर रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। प्लास्टिक जो है वो सबसे बड़ा रीज़न बन गया है। देखिए नदियाँ किस प्रकार दूषित हो गई हैं। तो ऐसे कैसे हमें अच्छा पानी मिलेगा पीने के लिए। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट जो है हमारी हेल्दी लिविंग और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। तो हमें आज से हम सब बच्चों को ये बात, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें भी इसमें अपना हस्तक्षेप करना चाहिए अपनी धरती को बचाने के लिए। हम भी जीव हैं, हम भी इस पे रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का यूज़ कम करें, जो चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं उसको रीयूज़ करें। जब भी मार्केट जाएं तो घर से अपना बैग लेके जाएं। प्लास्टिक पॉलीथिन्स अगर शॉपकीपर दे भी रहा है तो आप उसको मना करें कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपना बैग लेके आए हैं। तो आप उसमें इस तरीके से आप प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं। हम पानी बचाएं, हम घरों में ध्यान रखें, टंकी भर जाने पे फटाफट स्विचेस ऑफ कर दें, अलार्म, वाटर ओवरफ्लो अलार्म्स लगवाएं, घर में ध्यान रखें कि पानी की बर्बादी ना हो। और छोटे लेवल पे ही सही कुछ पेड़ पौधे लगाएं जो हमारी धरती के लिए बहुत अनिवार्य हैं। इस तरीके से हम भी अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस धरती के जो सुख हैं वो प्राप्त होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर आर एनवायरनमेंट। क्या है हमारा एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं, कैसी कंडीशंस है और कैसे हम इसमें रह सकते हैं।